सवेरा दिल छू लेने वाली कहानी। एक शहीद की बेवा का जो कुछ ही महीने में गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है। शहीद की शहादत को तो सभी याद रखते हैं, मगर उसकी पत्नी जो जिंदा भी है और भावनाओं से भरी भी। पति के जाने के बाद वो युद्ध करती है समाज से और घर वालों के तानों से। हर दिन अपने जज्बातों को शहीद करती। कौन याद रखता है ऐसे पत्नियों और माँ के त्यागों को। वैसे भी इतिहास गवाह है कि शहीद का नाम सबकी जुबान पर होता है, पर शहीद की पत्नी और माँ को शायद ही कोई समझता हो। जैसे ही रुचिका ने ये चंद लाइनें बोली, सारा हॉल तालियों से गूंज गया। ब्रिगेडियर साहब खुद उठकर आए और रुचिका के पास आकर बोले कि हेड ऑफिस और रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखेंगे जिसमें वो तुम्हारे लिए और मदद कर सके। ऐसा कहकर चेक रुचिका को थमा दिया और शहीद की पत्नी के सम्मान समारोह की रस्म प्रणाली भी पूरी हो गई। चेक लेकर वो आंसू पोंछती हुई स्टेज से नीचे आ गई। पतले काले सफेद बॉर्डर वाली साड़ी, माथे पर न बिंदी और काले उलझे बालों के बीच सुहाग की वो सफेद रेखा। पर बिना इन सब के भी उसका चेहरा पहले से ज्यादा दमक रहा था। थी तो वो शहीद की बेवा, पर आज उसके शहीद पति के लिए सेना द्वारा सम्मान समारोह रखा गया था। समारोह के बाद बुझे हुए कदमों से स्टेशन की तरफ चल दी। ट्रेन आने में अभी 7-8 घंटे बाकी थे तो सोचा चलो कुछ चाय वाय पी लेते हैं। नजरें दौड़ाकर देखा कि थोड़ी दूर पर रेलवे की कैंटीन है। सोचा वहीं चलते हैं, दाम भी औसत होंगे। पास खड़े अपने पापा से बोली, पापा चलो कुछ खा लेते हैं, अभी तो ट्रेन आने में बहुत देर है। बाप बेटी अपना पुराना सा फटा बैग समेट कर चल दिए। चाय पीते पीते पापा बोले कि क्या तुम्हें लगता है कि वो बात करेंगे या ऐसे ही बोल रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय से बात करेंगे। पता नहीं पापा, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। रुचिका तुम आराम करो, मैं जरा ट्रेन का पता लगाकर आता हूँ, पापा कहते हुए बाहर चले गए। रुचिका ने अपने पैरों को समेटकर ऊपर सीट पर रख लिया और बैग की टेक लगाकर लेट गई और धीरे से सौरभ की फोटो निकालकर देखने लगी। देखते देखते वो भीगी पलकों के रास्ते अपने अतीत के आंगन में उतरती चली गई। कितनी खुश थी वो जब पापा उसका रिश्ता लेकर सौरभ के घर गए थे। पूरे रीति रिवाज से उसकी शादी भी हुई थी। माँ ने अपनी बेटी को सदा सुहागन रहने के लिए कोई भी रिवाज नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि गांव के पास वाले मन्नत पेड़ पर जाकर पूर्णमासी के दिन दिए भी जलाया। धूमधाम से शादी हुई। सौरभ को पाकर रुचिका धन्य हो गई थी। सजीला बाका जवान, गेहुआ रंग, लंबा गठा शरीर, चौड़ा सीन, जो देखे उसे ही भा जाए। रुचिका भी कम सुंदर ना थी, हाँ, मगर लंबाई उतनी ना थी। सौरभ हर समय उसे लंबाई को लेकर छेड़ता। जब सारा परिवार एक साथ बैठा होता तब जरूर जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है गाना गाकर उसे छेड़ता। वो मन ही मन खिंचती रहती, मगर ज्यादा देर वो नाराज ना हो पाती क्योंकि सौरभ झट से उसे मना लेना जानता था। पर यह सुख कुछ ही समय रह पाया। उसी समय सीमा पर युद्ध शुरू हो गया और सौरभ की सारी छुट्टियां कैंसिल हो गई। उसे वापस जाना पड़ा। उस रात वो कितनी रोई थी, सुबह तक आंसू नहीं थमे। सौरभ उसको समझाता रहा, उसकी सुंदर आंखें सूजकर लाल हो गई थी। सौरभ को जाने को अभी 2 दिन बाकी थे। सौरभ कहता, ऐसे रोती रहोगी तो मैं कैसे जाऊंगा। घर के सभी लोग कहते कि ये 2 दिन तुम दोनों खुश रहो, घूमो फिरो, पर जैसे ही कोई जाने की बात करता अगले ही पल रुचिका के आंखों से आंसू लुढ़कने लगते। सौरभ उसे छेड़ता कि यार तुम्हारी आंखों में नल है क्या जो हमेशा टप टप करता रहता है। सौरभ की इस बचकानी हरकतों से रुचिका के चेहरे पर कुछ देर के लिए हंसी आ जाती, मगर अगले ही पल फिर चेहरे पर उदासी छा जाती। जिस दिन सौरभ को जाना था उस रात रुचिका सौरभ के सीने पर सर रखकर रोती ही रही। और अब तो सौरभ भी अपने आंसू ना रोक पाया। आखिर सिपाही के अंदर से बेइंतहा प्यार करने वाला पति जाग ही गया, जो अपनी नई नवेली दुल्हन के आगोश से निकलना नहीं चाहता था, पर मजबूरी थी, वापस तो जाना ही था। सौरभ घर वालों को रोता छोड़कर ड्यूटी पर चला गया। रुचिका उठ, पापा ने हिलाते हुए रुचिका को जगाया और कहा, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। पापा की आवाज से रुचिका अपने अतीत से बाहर आ गई। आंखों को हाथों से मलती हुई उठ खड़ी हुई, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। क्या बात है बेटा, तुम फिर? नहीं पापा, कुछ भी नहीं।
थोड़ी देर में ट्रेन आ गई और रुचिका ट्रेन में बैठते ही फिर अतीत में खो गई। कैसे भूल सकती है वो दिन जब सौरभ को खुशखबरी देने को बेकरार थी, लेकिन सौरभ से बात ही नहीं हो पाई। शायद लाइन और किस्मत दोनों खराब थे और तभी कुछ दिन में ही खबर आ गई कि सौरभ सीमा में लड़ते हुए शहीद हो गए। उस वक्त वो ड्राइंग रूम में बैठी थी, तभी उसके दोस्त उसका सामान लेकर आए। आंखों और दिल ने विश्वास ही नहीं किया। उसे लगा वो भी आ रहे होंगे, हमेशा की तरह मजाक कर रहा होगा। होश में ही नहीं थी, मगर होश में तब आया जब ससुराल वाले ने पापा से कहा कि रुचिका को अपने साथ वापस ले जाएं। मेरा बेटा ही चला गया तो इसे रखकर क्या करेंगे। अपने सास ससुर को बहुत समझाया, मैं सौरभ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उन्होंने तो मुझे अभिशाप समझकर घर से निकाल दिया। तभी सर के ऊपर रखा बैग रुचिका के सर से टकराया और वो चीख पड़ी और बाहर झांककर देखा कि कोई स्टेशन आने वाला है। कुछ ही देर में हम झांसी पहुंच गए। घर पहुंचते ही माँ बोली, बड़ी मुश्किल से सोया है, कुछ देर इसे गोद में लेकर बैठ जा। रुचिका अपने कुछ ही दिन पहले पैदा हुए बेटे को गोद में लेकर प्यार करने लगी। माँ ने पूछा कि वहाँ क्या सौरभ के घर वाले भी आए थे क्या? रुचिका बोली, नहीं माँ। शाम को खाने के साथ बैठते हुए पापा ने रुचिका से पूछा कि बेटा अब आगे क्या सोचा है? तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तेरा बीए भी अब पूरा हो गया। रुचिका ने लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ पापा, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मेरे बेटे ने अपने फौजी पिता को नहीं देखा, इसलिए मैं फौज में ही जाऊंगी। रुचिका के माता पिता हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। बेटे को माँ के पास छोड़कर रुचिका दिल्ली में एमबीए करने आ गई और वहीं पर जॉब करने लगी। रुचिका को यह भी चिंता थी कि सोनू बड़ा हो रहा है, उसे भी स्कूल में एडमिशन दिलाना होगा। रुचिका ये सब सोच रही थी कि माँ की अचानक हुई मौत से फिर बिखर गई और अब तो सोनू की भी उसके सर पर जिम्मेदारी आ गई। उसे अब नौकरी पर जाना मुश्किल हो गया। बेटा अभी बहुत ही छोटा था और घर पर अकेले नहीं रह सकता था और पापा भी अभी रिटायर नहीं हुए थे। जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तभी सहारा बनकर आए गुप्ता अंकल, उसके साथ में काम कर रही दोस्त अवनी के पिताजी। अवनी ने कहा कि रुचिका, आज मेरे भतीजे का बर्थडे है, तू सोनू को लेकर जरूर आना, कोई बहाना नहीं चलेगा और थोड़ा तो फ्रेश भी फील करेगी। ठीक है, आती हूँ, रुचिका ने हंसकर हाँ कह दी और ऑफिस से बाहर आ गई। घर आकर सोनू से कहा, आज मेरा बाबू घूमने चलेगा, वहाँ पर तेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। हाँ मम्मी, सोनू खुशी से माँ के गले लग गया। माँ बेटे खूब तैयार होकर पार्टी में पहुँचे। पार्टी क्या थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शादी हो। शहर की सारी नामी गिरामी हस्तियां मौजूद थी। तभी किसी ने पीछे पुकारा। रुचिका ने पीछे पलट के देखा कि उसके ऑफिस का सारा स्टाफ मौजूद था। केक वगैरह काटने के बाद अवनी ने उसे अपने चाचा से मिलाया। वे बोले कि बेटा, तुम्हारे बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ कि आज भी ऐसी सोच वाले लोग हैं। बेटा, जो सज्जन सामने आ रहे हैं उसी रेजिमेंट में पोस्टेड हैं जिसमें तुम्हारे पति थे। मुझे अवनी ने सब कुछ बताया था। कर्नल साहब, ये रुचिका है, फौजी में जाना चाहती है। अगर आपकी मदद मिल जाती तो अच्छा होता। और फिर उन्होंने रुचिका के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। बेटा, तुम मुझे 1-2 दिन में फ़ोन कर लेना, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं ज़रूर मदद करूँगा। उनके सहयोग से वो देहरादून जाकर एसएसबी की कोचिंग लेने लगी और वहीं आर्मी स्कूल में पार्ट टाइम बच्चों को पढ़ाने भी लगी। बेटे का दाखिला भी एक अच्छे स्कूल में करा दिया, मगर मंजिल आसान न थी। रोज सुबह 4 बजे उठकर फौजी जैसे फिटनेस लाने के लिए दौड़ने जाती, फिर 20 किलोमीटर स्कूटी से बेटे को स्कूल छोड़ती और लाती, फिर शाम को फिजिकल ट्रेनिंग लेने जाती, लौटकर बच्चे का होमवर्क और घर का सारा काम पूरा करती। रोज की तरह एक दिन जब बच्चे को सुलाने जा रही थी कि पापा का फोन आया और फिर से वही पुराना राग लेकर बैठ गए। रुचिका, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों इतना सब बेकार में कर रही हो। दीपक का फिर फोन आया था, वो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खूब खुश रखेगा। मेरी बात मान जा बेटी, तेरे सामने बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। मेरा क्या भरोसा, मैं भी तेरी माँ की तरह कब चला जाऊँ तो तेरा क्या होगा। पापा, मैं अपने बेटे और सौरभ की यादों के साथ बहुत खुश हूँ। मैं किसी और को प्यार कर ही नहीं पाऊंगी, ये उस रिश्तों के साथ बेईमानी होगी। मैं सौरभ की जगह किसी को नहीं दे सकती।
मुझे सौरभ से बेइंतहा मोहब्बत करने के लिए सौरभ की जरूरत नहीं है, उनकी यादें ही मेरी मोहब्बत को कामिल कर देगी। मैं जज्बात में उबलती हुई नसीहतों की दलीलें सुनना नहीं चाहती। पापा ने कहा कि क्या कोई इस तरह जाने के बाद पागलों सी मोहब्बतें करता है? सौरभ है या नहीं वो मेरे दिलो दिमाग में छाया हुआ है। एक तरफा प्यार की ताकत कुछ ऐसी ही होती है कि वह रिश्तों की तरह दो लोगों में बांटता नहीं है, उसमें सिर्फ मेरा हक होता है। ये कहते हुए रुचिका ने फोन काट दिया, फिर प्यार से सो रहे पास लेटे बेटे का सर सहलाने लगी। तभी फौज में भर्ती का इश्तेहार अखबार में पढ़ा। उसमें यह पढ़कर रुचिका और भी खुश हो गई कि एक सीट शहीद के विधवाओं के लिए सुरक्षित है। अब उसे सौरभ के अधूरे ख्वाब पूरे होते नजर आने लगे। इन सब कठिन तैयारियों के बाद फौजी की परीक्षा देने का समय आ गया। मेहनत रंग लाई। लिखित परीक्षा के बाद वो एसएसबी के भी सभी राउंड पास कर लिए। पर यहाँ तक पहुँचने के बाद एक नई परेशानी खड़ी हो गई। वहाँ पर एक और शहीद की पत्नी थी, पूनम, और उसने भी सारे टेस्ट पास कर लिए थे और सीट एक थी। अंतिम निर्णय हेतु सिलेक्शन ऑफिसर्स ने अगले दिन की तारीख दे दी और कहा कि पास होने वाले को नोटिस भेज दिया जाएगा। उदास मन से रुचिका वापस आ गई। इतने पर भी वो टूटी नहीं। उसे अपने ऊपर विश्वास था। उसका दुख बांटने अवनी आ जाती थी और दिलासा भी देती थी। नियत तारीख भी निकल चुकी थी। रुचिका को निश्चित हो गया कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अतः फिर उसने उसी दिनचर्या से एक नई जंग लड़ना शुरू कर दी। तभी एक दिन ऑफिस से लौटकर उसे सिलेक्शन ऑफिसर्स का पत्र मिला, जिसमें उसे हेड ऑफिस बुलाया गया था। सिलेक्शन का कोई जिक्र न होने के कारण रुचिका उदास मन से बुलाए गए दिन पर हेड ऑफिस पहुंच गई। वहां जाकर देखा कि साहब के सामने पूनम भी बैठी थी। साहब ने दोनों को बुलाकर कहा कि तुम दोनों की योग्यता और जज्बे को देखते हुए हमने रक्षा मंत्रालय से 2 वैकेंसीज की मांग की थी। रक्षा मंत्रालय ने एक की जगह 2 वैकेंसीज कर दी है और तुम दोनों का सिलेक्शन हो गया है। बाहर ऑफिस से अपना सिलेक्शन लेटर ले लो। रुचिका यह सुनते ही शून्य सी हो गई। सौरभ को याद कर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। लेटर लेकर उसने सबसे पहले अवनी को फोन कर शुक्रिया अदा किया। पापा उस समय देहरादून में रुचिका के पास ही थे। घर पहुंचकर रुचिका पापा से लिपट गई और खुशखबरी दी। बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पापा बोले, तू बचपन से ही जिद्दी थी, पर आज तूने अपना प्यार को ही जिद बना दी। वो छोटी सी बच्ची बनकर पापा की गोद में लेट गई और पापा से बोली, मेरे जीवन में फैली परेशानियां जो कोहरे की तरह मेरे जीवन में छा गई थी, जिन्हें मैं लाख कोशिश करने के बाद भी हटा नहीं पा रही थी। जब भी इस अंधेरा को हटाने की कोशिश करती, वो और शक्तिशाली हो जाती। पर आज ये लेटर मेरे लिए इस अंधेरा को चीरता हुआ फलक से मेरे लिए थोड़ी ही सही पर नई सवेरा का आगमन लेकर आया। दोस्तों, क्या कहना आपको इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।